सबकी अलग अलग समस्याएं। चलो शुरू है। ठीक है सर। नाग भट्ट फर्स्ट, और इनको ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार कौन कौन सी उपाधियां हैं बस वो बता दीजिए और फिर हम आगे चल पड़ेंगे। नारायण, नागावलोक, म्लेच्छो। यस। नाग भट्ट फर्स्ट के बाद में अगला शासक कौन बना? अब सर एग्जाम में आओ बताओ, मैंने नाम तो जरूर याद होगा, ककुक। मतलब ऑप्शन में ये नाम आएगा तो पता लग जाएगा, ये प्रत्यार आ गया। इसके बाद में कौन बना? देवराज। देवराज की पत्नी। हाँ शाबाश। और कौन पुत्र? वत्सराज, ये बने अगले शासक। इन दोनों की तो वैसे कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन इनकी विशेष बात है वत्सराज की। वत्सराज को कौन कौन सी दो उपाधियां हैं? एक रणहस्तिन और एक जयवराह की। वत्सराज के बाद में अगले शासक कौन बने? नागभट्ट सेकंड। वत्सराज के समय एक संघर्ष शुरू हुआ था जिसका नाम था त्रिपक्षीय संघर्ष। किन किन में था ये? प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंश। किसको लेकर? कन्नौज। कन्नौज कहां है? यूपी में। चलो ये तो पता कर ही लिया आपने आखिर। इसी संघर्ष को जारी रखा था किसने? नागभट्ट। तो नागभट्ट जब त्रिपक्षीय संघर्ष करते हैं उस समय दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश के शासक का नाम क्या था? शाबाश। और इधर वत्सराज के समय कौन था? दूरवस्त। ठीक। नागभट्ट ये सेकंड है। इसे कौन सी उपाधि है? परम भट्टारक महाराज आदिराज परमेश्वर श्री नागभट्ट सेकंड जी पधारे हैं जो कि वत्सराज के पुत्र हैं। और दूसरी कौन सी उपाधि थी इनकी? तुरुस को क्यों? और उनको म्लेच्छो क्यों? अरब आक्रमण को, याद रखना। अरबों के आक्रमण को रोकने वाला कौन था? और तुर्कों के आक्रमण को रोकने वाला कौन था? जरूरी नहीं उपाधि आए, वो उपाधि क्यों है वो देकर पूछ सकता है। और इसके बाद में कौन राजा बने? रामभद्र। रामभद्र। और रामभद्र के बाद में रामभद्र का पुत्र जिसका नाम है मिहिर भोज। मिहर भोज, यही तो हम पढ़ रहे थे। कहां तक पढ़ लिया था? मिहर भोज को कौन कौन सी उपाधि है? किसमें? पृथ्वी का विजेता। कौन से अभिलेख के अनुसार? बरगुम्मा। और दौलतपुर अभिलेख के अनुसार? प्रभास। और ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार? आदिव्राह। ये तीन ही पद। इसके अलावा मिहर भोज को प्रतिहारों का क्या कहते हैं? पितरहंता। और इनका जो शासनकाल है वो क्या है? प्रतिहारों का क्या कहलाता है? स्वर्णकाल। लिखो, प्रतिहारों का स्वर्णकाल, ये हेडिंग थी हमारी। और प्रतिहारों का जो स्वर्णकाल है वो किसका काल है? मिहिर भोज का। क्योंकि मिहिर भोज ने सर्वाधिक क्या किया था? साम्राज्य विस्तार। मिहिर भोज द्वारा सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार। मिहिर भोज का साम्राज्य किस प्रकार से था? आप इस बात से आंकलन लगा लीजिए कि जैसे हाँ इससे लगा लीजिए आप, उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व। उत्तर से कहां? उत्तर के अंदर याद रखिएगा हिमालय का तराई क्षेत्र। हिमालय का तराई क्षेत्र। दक्षिण के अंदर बुंदेलखंड। बुंदेलखंड कहां है? हैं जी? यूपी। पश्चिम के अंदर राजपुताना। और पूर्वी के अंदर बंगाल तक साम्राज्य था मिहिर भोज का। उत्तर में हिमालय से लिखा। नहीं नहीं, भारत के लोकेशन की बात नहीं है यहां। भारत के लोकेशन की बात नहीं, यहां केवल मिहिर भोज के साम्राज्य की बात है कि मिहिर भोज का जो साम्राज्य है उसमें उत्तर में हिमालय से, इधर दक्षिण में कौन सा? बुंदेलखंड। इधर पश्चिम दिशा में राजपुताना ये, और पूर्वी दिशा में कहा? बंगाल तक। ये था मिहिर भोज का साम्राज्य, उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व तक। बस इसमें एक बात आपको और लिखनी है, इसके जस्ट नीचे नोट करके ये बनाओ पहले, इसी प्रकार से डायग्राम। नोट के अंदर आपको ये लिखना है कि मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण को पराजित किया। वे मालवा छीन लिया।
क्या छीन लिया था? मालवा छीन लिया था। वरना हम राष्ट्रकूट को पराजित नहीं कर पा रहे थे कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। लेकिन ये वो बंदा है जिन्होंने राष्ट्रकूट वंश के शासक को तो पराजित किया ही किया, कन्नौज तो जीता ही, साथ में उससे भी क्या छीन लिया था? मालवा का क्षेत्र। यहां से कोई क्वेश्चन आएगा तो ये अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिहारों का वह शासक जिन्होंने राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण को पराजित किया था। अभी तक हम राष्ट्रकूट वंश का ये तीसरा राजा पढ़ रहे हैं। सबसे पहला कौन सा पढ़ा था? दूर्वे फर्स्ट। दूर्वे फर्स्ट को पराजित नहीं कर पाया था कौन? वत्सराज। फिर कौन सा पढ़ा? गोविंद। उसको भी पराजित नहीं कर पाया था कौन? नागभट्ट सेकंड। लेकिन नागभट्ट सेकंड ने फिर भी कन्नौज को राजधानी बना लिया था। यहां पर मेहर भोज ने किसको पराजित किया है? कृष्ण को। लिखिए, अब लिखिए आगे। नेक्स्ट, अब इनके समय दूसरा सबसे और बेहतरीन क्वेश्चन। मेहर भोज के समय एक अरब यात्री आया था। लिखिए, मेहर भोज के समय अरब यात्री का आगमन। और मेहर भोज के समय जो अरब यात्री आया है उसका नाम क्या है? सुलेमान। सुलेमान आया है 851 ईस्वी में। ये जो सुलेमान है, ये सुलेमान द्वारा एक पुस्तक लिखी हुई है, और पुस्तक का नाम एग्जामिनर ने पूछ रखा है। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही अच्छा सा नाम है, आपको एक ही बार में याद रह जाएगा। किताब उल सिंध वल हिंद। क्या नाम है? किताब उल सिंध वल हिंद। किसकी है ये? सुलेमान की। असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया क्वेश्चन, मेहर भोज के समय अरब यात्री सुलेमान आया जिनकी यात्रा वृतांत किताब उल सिंध वल हिंद है, जिसमें निम्न में से उल्लेख है। किस बात का? कौन सी बात का उल्लेख मिलता है इस किताब के अंदर? तो इस किताब के अंदर जो जानकारी मिलती है वो मिलती है प्रतिहारों की सैन्य शक्ति कितनी मजबूत थी, वे समर्थी की। ये पूछा गया था। ये जो सुलेमान है, सुलेमान ने मेहर भोज को इस्लाम का शत्रु, वे अरबों का अहमित्र बताया है। नहीं, ऐसे ही लिखो। सुलेमान आया ना, आया भी तो अरब से, अरब यात्री है ये। किताब का नाम क्या है? अच्छा, किताब की तरफ देखना नहीं है, इधर देखना है। क्या नाम है? यस 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 यस। हो जाएगी, याद हो जाएगी, इतना हार्ड नहीं आप सोच रहे हो। 4 बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगी। है जी। अच्छा हाँ, ऐसे वो तो इतना तो क्या ही देगा वो, ऐसे थोड़ी देगा किताब उल हिंद वल सिंध, ऐसे तो नहीं देगा, इतना ऑप्शन टेढ़ा नहीं करेगा। किताब उल सिंध वल हिंद जरूर दे देगा। लिख लिया? बस इसके बाद में लिख लीजिए, मेहर भोज द्वारा, मेहर भोज द्वारा श्रीमद आदि रहा सिक्के चलाए। ये सिक्के लिखो। हालांकि इतना तो क्या ही पूछेगा, लेकिन क्या है कि पूछ भी ले तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? सोने के नहीं, सोने के तो नहीं, चांदी भी तांबा, सोना नहीं आया भाई अभी, इतना जल्दी नहीं आएगा ना अभी, वरना केजी बन जाती कब की। और फिर आखिरी में आपको पता ही इनकी खास बात है, अपने बेटे को बुलाया और कहा, देख बेटा, मैं तो कर ली तैयारी, अब किताब थारे नोट्स काम आए बढ़िया, और मैं जा रही हूँ। तीर्थ यात्रा पर निकल गई है। क्या नाम था इनके पिता का, सॉरी इनके पुत्र का?
जिसके बाद में राजा बनेंगे, महेंद्रपाल फर्स्ट। एक पुराण है जिसका नाम है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में ये उल्लेख मिलता है कि मेहर भोज ने अपने पुत्र महेंद्रपाल जो फर्स्ट है उसको बुलाया और पूरी राजगद्दी सौंप दी और स्वयं तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। पता ही नहीं चला बाद में कहाँ गए, बस तो ढूंढेगा भी कौन, राजा बन गया है ना, पिता तो सॉरी पुत्र तो। बस इनकी ये कहानी थी, एक बार पढ़ लीजिए आप, रिवीजन कर लीजिए। महीर भोज, भोज प्रथम। तो कई बार क्या आता है, ऐसे भी आ जाता है अरब यात्री सुलेमान किसके समय आया, वहां ऑप्शन में मिलेगा नहीं मेयर भोज, वहां पर ऑप्शन में होगा भोज प्रथम, ऐसे भी आ सकता है। क्योंकि एक भोज सेकंड भी राजा बनेगा, अभी थोड़ी देर में बनाएंगे, महेंद्रपाल फर्स्ट के बाद में बनेगा। कर देंगे संजय कुमार, 1 घंटे की कर देंगे बस। चले आगे। तो देखिए मीहर भोज से ये क्वेश्चन बन सकता है, किस नाम से सिक्के चलाए थे, चांदी और तांबे के। एक अरब यात्री जो आ रहा है ये खास है, इसकी पुस्तक खास है, पुस्तक में उल्लेख खास है, और इसने मीहर भोज को क्या कहा है ये भी खास है। अरबों का दुश्मनी है, ए मित्र का मतलब मित्र तो है नहीं, दुश्मनी कह सकते हैं आप। एक ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, राष्ट्रकूट वंश की, और इससे पहले इनकी उपाधियां इंपॉर्टेंट है, जिस जिस अभिलेख में है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब आप लिखिए स्कंद पुराण के अनुसार, एक लाइन लिख लीजिए, स्कंद पुराण के अनुसार, स्कंद पुराण के अनुसार मेहर भोज ने अपने पुत्र महेंद्रपाल फर्स्ट को राज्य का प्रशासन वे गद्दी सौंपी तथा, ऐसे लिखो, गद्दी सौंपकर स्वयं तीर्थ यात्रा पर निकल गए, तीर्थ यात्रा पर निकल गए। बहुत अच्छे शासक रहे हैं ये, लेकिन आपके जहन में आएगा नहीं सर अपने पिता की हत्या भी तो की थी। वो हत्या करने की भी एक वजह थी, ऐसे नहीं की थी। वजह ये थी कि इनके पिताजी उस वंश से हार गए थे जिससे इसकी पीढ़ियां जीतती आ रही थी। एक कलंक सा था, कौन से, पाल से, बंगाल के पाल वंश से जितने राजा थे ना वो सब जीतते हुए आ रहे थे। एक इनके पिता जो थे वो पाल से हार गए थे, इसीलिए हत्या कर दी थी। ये कहीं लोग इनको बाबू है तो क्या आपको ऐसा नहीं सोचना ना, बहुत अच्छे शासक है ये। कौन, इनके जो पिता थे ना, क्या नाम है, पालों से पराजित हुए थे। पालो मतलब पाल वंश से, ये पालों से मतलब कैसे पराजित हुए, पालो मतलब पाल शासकों से ना। आप इसे पाल शासक कर लेना ना, मैंने तो फॉलो कर लिया तो देख लेना आप। हाँ वो होता है ना चारा वारा, हालांकि ये पाला वो होता है जिसके बेर लगते हैं। हाँ, लूंग लूंग, हाँ केजड़ी वाला, वो लूंग। अच्छा हाँ ये पाला बेर वाला। हम्म, हम्म। लिखिए आगे। अब लिखिएगा, स्कंद पुराण ये कह रहा है, चलो हम आगे चलते हैं और लिखिएगा महेंद्रपाल फर्स्ट, अगले शासक। महेंद्रपाल फर्स्ट, और महेंद्रपाल फर्स्ट का जो टाइमिंग है वो है आपके 885 ईस्वी से 910 ईस्वी। महेंद्रपाल फर्स्ट जो कि मीहर भोज का पुत्र है। इसको दो उपाधि है, एक तो इसे कहा गया है रघुकुल चूड़ामणि, और एक कहा गया है
रघुकुल तिलक। इसमें आपको याद रखना है कि ये जो रघुकुल तिलक की उपाधि मिली है किसको, महेंद्रपाल फर्स्ट को, ये जिसके द्वारा दी गई है वो है राजशेखर। किसके द्वारा है, राजशेखर द्वारा। ये इसका दरबारी है, ये इसका भी दरबारी है, ये महिपाल का भी दरबारी है। राजस्थान में कौन से वंश के शासकों को रघुकुल तिलक कहा जाता है? क्लास में आ गया क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगा। यस, कछावा जो शासक हैं उनको क्या कहा गया है, रघुकुल तिलक। लेकिन एक बार एग्जामिनर ने यह पूछा है कि कछावा शासकों से पहले रघुकुल तिलक का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन है, राजशेखर। जिसने रघुकुल तिलक की उपाधि किसे दी है? क्योंकि सिंपल सी बात है, रघुकुल तिलक जिन शासकों को कहा गया है वो है कछावा शासक। कछावा शासक की स्थापना होती है 1137 ईस्वी में, जबकि ये बात कब की है, 9वीं 10वीं शताब्दी की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। आप कहेंगे तो इसके जस्ट बाद में नोट करके ये लिखा देता हूं, रघुकुल तिलक कछावा शासक भी है। कछावा शासकों को कहते हैं, कछावा शासकों को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात। महेंद्रपाल फर्स्ट वे व्यक्ति है जिन्होंने पाल और राष्ट्रकूट की संयुक्त सेना को पराजित किया था। इसीलिए बी एन पाठक महोदय ने कमेंट किया था कि अंतिम हिंदू सम्राट जिस प्रतिहार राजा को बताया है वो कौन है। क्योंकि महेंद्रपाल फर्स्ट के बाद में प्रतिहारों के अंदर पहली बार भाइयों में संघर्ष होगा राजा बनने के लिए। उसके बाद जैसे महेंद्रपाल फर्स्ट, इसके बाद में जो अगले राजा बनेंगे वो बनेंगे भोज सेकंड, लेकिन वो 3 वर्षों के लिए रहेंगे। क्योंकि उनका जो भाई है महिपाल वो चंदेल शासक है, हर्षदेव उससे सैनिक सहायता लेकर आ जाएगा, भोज सेकंड को पराजित करेगा और स्वयं राजा बन जाएगा। उसके बाद में फिर पतन शुरू हो जाएगा, गजनवी के आक्रमण। 910 चल रहा है, गजनवी आने ही वाला है। कब गजनवी कब आ जाएगा? 1001। यस, तो यहां पर एक बात लिखिए, पाल पाल राष्ट्रकूट की संयुक्त सेना को संयुक्त सेना को पराजित किया, संयुक्त सेना को पराजित किया। इसीलिए बी एन पाठक महोदय ने महेंद्रपाल फर्स्ट को अंतिम हिंदू सम्राट बताया। फर्स्ट लिख रहे हैं, इसका मतलब सेकंड भी कोई आएगा। और इसी का एक दरबारी था जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है राजशेखर। आप में से राजशेखर की कोई रचना बता सकता है क्या? 4। यस, यस, 2। हाँ हाँ, यस यस, कम ऑन, यस कम ऑन, हाँ 2। करो, कोशिश करो यस। हाँ, यस, कोई छोटी मोटी कोई की तो, कोई प्रचंड पांडव है कुछ ऐसा, जय हो, नहीं है? इनकी रचना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एक तो याद रखिएगा कपूर मंजरी, एक है बाल रामायण, बाल रामायण, एक है काव्य मीमांसा, एक है प्रचंड पांडव, विद्वेशाल भंजिका, हर विलास। बस ये याद रखनी, 4-5, ज्यादा नहीं। लेकिन ये आप जरूर ध्यान रखिए, प्रतिहारों में जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो राजशेखर साहब सबसे पहले मौजूद वहीं होते हैं। हाँ हेलो गुड मॉर्निंग, आगे मतलब पेपर में राजशेखर जी आते आते हैं।
एक चंद्रशेखर है, वो दूसरा है, किसी के कोई जैन मारा हो तो। हाँ? और नहीं आ रहा तो अच्छी बात है जी, ऐसी कोई बात नहीं, मजा नहीं आई तो अब नहीं अच्छा ना मजा आएगा। ये कर्पूर मंजरी है, एक कर्पूर देवी है क्या, किसी का नाम है क्या? किसका? हाँ किसी की पत्नी है, मतलब किसी की माँ तो है ही। यस। यस। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, तराइन के युद्ध करता जो है ना, उनका जन्म हुआ था 1166 में, 1177 में वो राजा बन गए थे 11 वर्ष की आयु में। इसलिए उनका प्रारंभिक प्रशासन चलाया था उसकी मम्मी ने, जिसका नाम क्या है, कर्पूरी देवी, जो किसकी पत्नी थी? क्या नाम था? पृथ्वीराज तृतीय के पिताजी का नाम क्या? सोमेश्वर। सोमेश्वर। तो ऐसे ऑप्शन में मत ढूंढ, जो अपने पति का कोई ऑप्शन होगा। प्रचंड पांडव। है जी। अभी सही है। तो कर्पूरी देवी जब आएगी तो ये रचना मैं आपसे पूछ लूंगा ना। एक हरिवंश पुराण किसकी रचना है? हरिवंश पुराण नहीं। क्या? हाँ, भीनमाल के प्रतिहारों में एक राजा का दरबारी है, उसने लिखी है हरिवंश पुराण। वो हरिवंश पुराण है, ये बाल रामायण है। जैसे ये काव्य मीमांसा है, वैसे कौन सी मीमांसा कुंभा की है? संगीत मीमांसा। हरिवंश पुराण है जिन शैन सूरी की, जो किसका दरबारी है? वत्सराज। वत्सराज के समय दो ग्रंथ लिखे गए थे। एक तो लिखा गया था कूले माला उदोतन सूरी, बताया था मैंने, कहा दो सूरी है। हमने कहा हाँ, और अब जब एक भी सूरी नहीं है, क्या सूरी? चलो आगे, आगे चले। कंप्लीट। इनसे ये जो दो क्वेश्चन है ना, इनका ध्यान रखना। जैसे लिखा हुआ वैसे कतई नहीं पूछेगा, ये घुमा कर पूछेगा। रघुकुल तिलक निम्न में से सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग में लिया गया? राजशेखर। ठीक है। बाकी रघुकुल तिलक कौन से वंश के राजाओं को कहा जाता है? कछावा शासकों को, क्योंकि कछावा जो शासक हैं ये भगवान श्री राम के छोटे पुत्र कुश के वंशज हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया है? रघुकुल तिलक। लेकिन ये 12वीं शताब्दी की बात है, और यहां पर ये कब की बात है, याद रखना। इसलिए सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयुक्त है, और वहां पर पहला ऑप्शन चंद्रशेखर होगा। ये कौन है? कौन है ये? कौन है ये? राजशेखर। चंद्रशेखर की कोई रचना बता सकते हैं क्या, आपके जैन में आ रही हो तो? ऐसे थोड़ी आएगी कोई सर, ऐसे थोड़ी है कि हाँ हेलो हाँ, ऐसे मोबाइल थोड़ी है गैलरी में गए वहां अंदर जीके में गए, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे नहीं आएगा। यस। यस। नहीं नहीं, हमीर नाम से ही है। हमीर मद मर्दन जयसिंह सूरी की है। कोई है? हमीर? नहीं नहीं, उसकी रचना का पहला वर्ड सही बोला है, हमीर। पीछे हट। हमीर हट के लेखक कौन है? चंद्रशेखर। हम्म, हाँ वही तो, हमीर चौहान। ये लिख लिया। चलिए नेक्स्ट। अब महेंद्रपाल फर्स्ट के बाद में अगला जो राजा बना वो बना भोज। वैसे तो हम भोज ये तीसरा पढ़ रहे हैं, एक उधर भोज पढ़ के आए थे, लेकिन उसके तो मौज थी, कुछ नहीं था। इधर भोज प्रथम में सारा है, इधर ये भोज सेकंड है। तो लिखो 910 से लेकर 913 ईस्वी। तो इनके समय तो क्या है, जब ये राजा बने तो भाइयों में संघर्ष, भाइयों में उत्तराधिकारी संघर्ष। उत्तराधिकारी संघर्ष किन किन में? भोज सेकंड वर्सेज महिपाल, महिपाल फर्स्ट। इनमें क्या हुआ था? उत्तराधिकारी संघर्ष। इसी उत्तराधिकारी संघर्ष के तहत महिपाल फर्स्ट द्वारा चंदेल शासक हर्षदेव की सहायता सहायता लेकर शासक बने। इसका मतलब भोज सेकंड का जो शासनकाल रहा वो मात्र कितने वर्ष रहा? 3 वर्ष। ऐसा कुछ उखाड़ नहीं पाया ये, हालांकि भाइयों ने उखाड़ने भी नहीं दिया, क्या नहीं मैं कह। अब है अगला भोज सेकंड का भाई, जिसका नाम है महिपाल फर्स्ट। अब आप हेडिंग डाल दीजिए इसके बाद में महिपाल फर्स्ट।
57 माइनस करने थे, देख लिया। नहीं नहीं, आपा माइनस करना जबरदस्ती नहीं करनी, आपा घर ही देख लेना क्यों। लिख लिया। हेडिंग डालिए महिपाल फर्स्ट। महिपाल फर्स्ट। महिपाल फर्स्ट का टाइमिंग है 913 से 943 ईस्वी। 913 से 43 ईस्वी। महिपाल फर्स्ट के समय की क्या क्या बातें हैं? एक तो लिखिएगा इसका अन्य नाम है, इसका अन्य नाम है विनायक पाल। बहुत अच्छा और बेहतरीन सा क्वेश्चन बनता है। निम्न में से किस शासक को विनायक पाल के नाम से जाना गया? महिपाल फर्स्ट। इसी महिपाल फर्स्ट को एक उपाधि है, कौन सी? वो है रघुकुल मुकुटमणि। कौन सी है? देखो एक बात, हाँ ऊपर से देखो, इसे कौन सी उपाधि है? और महेंद्र पाल फर्स्ट को कौन सी उपाधि थी? चूड़ामणि। और कौन सी थी? वो किसने दी थी? राजशेखर ने ही महिपाल फर्स्ट को कौन सी उपाधि दी है? रघुकुल मुकुटमणि। ये इसका भी दरबारी था, राजशेखर द्वारा। तो ये दोनों ही बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। राजशेखर द्वारा रघुकुल तिलक तो किसे कहा गया है? महेंद्र पाल फर्स्ट को। और महिपाल को क्या कहा गया है? मुकुटमणि। ये भी तो रघुवंशी है ना, ये भी तो भगवान श्री राम की तो वंशज है। हाँ मतलब भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज, मतलब रघुकुल में आते हैं ये। नेक्स्ट अगली बात, महिपाल फर्स्ट के समय एक बार फिर राष्ट्रकूट वंश का राजा आता है जिसका नाम है इंद्रथड़। वो महिपाल फर्स्ट को पराजित करता है और कन्नौज पर अधिकार करता है। राष्ट्रकूट वंश का शासक इंद्रथड़ द्वारा महिपाल फर्स्ट को पराजित करके कन्नौज छीन लेता है। बस याद रखिएगा, इंद्र थड़ है ये। मिहर भोज ने कौन से राष्ट्रकूट वंश के राजा को पराजित किया? बस, किसको पराजित किया? मिहर भोज ने कौन से राष्ट्रकूट वंश के राजा को पराजित किया? हाँ, कौन? कृष्ण। कृष्ण एक बार में याद नहीं हुए, रिश्तेदार थोड़ी यहाँ पर एक बार में जाए। ये क्या कार्ड कटवायो क्या? मंगल जी नहीं भाई, जीवन को आयो, एक बार थोड़ी याद। चलिए, इनके समय आता है एक अरब यात्री। इनके समय, वैसे ये राजशेखर इसका भी दरबारी है ना, आ जाए, राजशेखर दरबारी था महेंद्र पाल फर्स्ट का और महिपाल फर्स्ट दोनों का। अरब यात्री का आगमन। और इस बार जो अरब यात्री आ रहा है इसका नाम है अल मसूदी। ये किसका जनक है? मतलब जियोग्राफी में कभी पढ़ा हो तो, बाकी अड़ों की आप लोगों को नहीं। ये किसी शब्द का जनक है। यस, मौसम। मौसम। मौसम किसे कहते हैं? मौसम। सही है, मौसम। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में होने वाली अल्पकालीन घटना मौसम कहलाती है। मौसम किस शब्द से बना हुआ है? आप क्या बोले? मुझे मौसमी सुनी दे रहा, आप मौसमी कह रहे हैं क्या? हाँ, वो किस भाषा का शब्द है? और देने वाला कौन है? अल मसूदी। इसने भी सुलेमान की तरह एक पुस्तक लिखी है, बहुत ही अच्छी, एक ही बार में याद हो जाए ऐसी लिखी है इसने। सुलेमान ने, सुलेमान द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? हैं? कोई किताब लिखी है, पता नहीं, कोई हिंद पर लिखी है जैसे। अल मसूदी द्वारा, अल मसूदी है ना, पुस्तक है जिसका नाम है, बहुत ही अच्छा,
महजुल जुहाब, महजुल जुहाब, किताब उल सिंध वल हिंद, सुलेमान, और महजुल जुहाब किसकी है? अल मसूदी की। इसी अल मसूदी ने गुज्जर प्रतिहारों को क्या बताया है? अल गुज्जर, हालांकि आपने लिखा था अरब यात्रियों ने, अल मसूदी ने ही, याद रखिएगा, प्रतिहार शासकों को क्या बताया है? बोरा बताया है। ये बोरा है, नहीं नहीं बोरा को नहीं। क्या बताया है? बोरा, कि ये सारे राजा जो क्या है, बोरिंग है। बोरा मतलब होता है इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु। चलो ये लिखिए ये कंप्लीट। तो अल मसूदी याद रखना है आपको, ये किसके समय है? महिपाल फर्स्ट के समय। जबकि यहां पर आपको याद रखना है मिहर भोज के समय कौन? सुलेमान। सुलेमान की पुस्तक याद रखनी है, और मिहर भोज को क्या संज्ञा दी, ये इंपॉर्टेंट। और इधर आपको ये याद रखना है, गुजर प्रतिहारों को अल गुजर और प्रतिहार शासकों को बुरा बताया। ठीक है, आगे बढ़े। अब नोट करके लिखो एक बात आप, महिपाल फर्स्ट के बाद प्रतिहारों का पतन शुरू हुआ, क्योंकि इसके बाद निर्बल शासक बने, निर्बल शासक बने। इसीलिए इनके बाद में क्या शुरू हो जाता है? बस उद्देश्य, पन्ना धाय टोकरी में लेके गई थी, तो फिर उसे 3 साल की उम्र में मावली का युद्ध कैसे लड़ा? कमाल। उदय सिंह, उदय सिंह 1536 में विक्रमादित्य की हत्या, उसी समय वो उदय सिंह को मारना चाह रहा है। ये पूछ रहे हैं कि 36 में जब पन्ना धाई उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ गई, टोकरी लिखा है इस पे, टोकरी, टोकरी में, और उसके 3-4 साल बाद एक युद्ध लड़ा गया था, कौन सा? मावली का युद्ध 1540। वो कैसे लड़ा? इतिहास है जी, लड़ लिया। सही बात है आपकी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, यहां पर क्या है, 2-2 साल के राजा बन गए हैं ना। चलिए आगे। तभी तो उस शासक के जन्म डेट के बारे में उल्लेख नहीं मिलता है ना। चलिए लिखिएगा आगे, निर्बल शासक बने। तो महिपाल फर्स्ट के बाद में अगला जो शासक बना वो है महेंद्रपाल। महेंद्रपाल
सेकंड राजा, कुछ भी बल नहीं है। इसने तो ये सोचा कि ऐसा क्यों किया पापा ने, क्यों अधिकार किया, इससे अच्छा होता कुछ नौकरी करते कर्मचारी, पेंशन वेंशन मिलती बेटर। ये क्यों किया ऐसे रियासत का राजा, ऐसे क्यों? मुझे लगता है इस बंदे को नींद लेने का ज्यादा शौक रहा है जीवन में, झंझट नहीं पालनी। हाँ? कौन सुबह उठेगा, जनता आएगी, कौन उनकी बातें सुनेगा। इसके बाद में बना देवपाल। इस देवपाल को पराजित किया था चंदेल शासक यशोवर्धन द्वारा पराजित हुआ। चंदेल शासक जिसका नाम क्या है, यशोवर्धन। ये चंदेल शासक यहां आया है, इसका मतलब इससे पहले और कोई चंदेल शासक था क्या, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई आया है तो, अरे अभी आया, कौन, हर्षदेव। किसने सहायता मांगी, इसका मतलब उसको चिल्ला चिल्ला कर स्कीम बता दी कि हम कमजोर हैं, इसलिए चंदेल शासक यहां पर आखिर में एक प्रतिहार राजा को घेर कर हत्या भी कर देंगे। सुबह उठा रोज, है? तो महेंद्रपाल सेकेंड, देवपाल, देवपाल के बाद में विनायकपाल, विनायकपाल के बाद में महिपाल सेकेंड। एक कौन सा राजा था जिसका नाम था अन्य विनायकपाल? ऐसे सर अचानक पूछ लेते ऐसे, कौन से कोई पाल, क्या पता कोई पालों से पराजित हुआ है, कोई पाल है, ये लिख लिया। नेक्स्ट आगे, अगला शासक है विनायकपाल। निर्बल शासक है, बस। अब क्या ही बताएं राहुल, देख लो आप, ठीक है। विनायकपाल निर्बल शासक, इनके समय बस लिख लो खजुराहो अभिलेख। कौन सा है, खजुराहो अभिलेख, 954 955 ईस्वी। इसके बाद में अगला जो शासक है वो है महिपाल सेकंड, ये भी निर्बल शासक है, इसके समय लिख लेना बयाना अभिलेख। बंगाल पर अधिकार कर लिया था ना, इस वजह से अचानक से, तभी तो ये निर्बल राजा हो गए जी। इनकी कहानी क्या हो गई है, समाप्त। मतलब ये इसीलिए याद रखना होता है क्योंकि क्या पता इनसे कोई कर्म पूछ ले कभी, बाकी इनके बारे में क्या ही पूछेगा, कौन से, अब क्या ही बताएं। हाँ, मतलब किसी से कोई युद्ध युद्ध तो किया नहीं, कौन से जीते थे ये। तो इनसे कोई क्वेश्चन आए तो क्या पता कोई खजुराहो अभिलेख पूछ ले या बयान अभिलेख पूछ ले आपसे। लिख लिया। अब देखो बोर्ड पर, चार शासक हैं। इसके बाद में बनता है विजयपाल, विजयपाल के बाद में बनता है राज्यपाल, राज्यपाल के बाद में बनता है मुख्यमंत्री, मतलब त्रिलोचनपाल। कौन है, त्रिलोचनपाल। इसके बाद में बनता है यशपाल, यस, यशपाल जो है ये प्रतिहारों का क्या है, अंतिम शासक है, प्रतिहारों का अंतिम शासक। विजयपाल इसके समय कोई बात नहीं है, निर्बल राजा बस, निर्बल शासक। जब राज्यपाल, हो सकता है कहीं पर आपको ये नाम जो है ये राजपाल मिले, बाकी नाम तो क्या है इसका, राज्यपाल, क्योंकि एग्जाम ने क्वेश्चन पूछ रखा है। एग्जाम ने क्वेश्चन ये पूछा था कि निम्न में से चंदेल वंश के शासक विद्याधर द्वारा किस प्रतिहार शासक की हत्या कर दी गई थी, राज्यपाल की। ऐसा क्यों, क्योंकि राज्यपाल के समय गजनवी का आक्रमण हुआ था, और ये बात है 1018 ईस्वी की। गजनवी का आक्रमण हुआ राज्यपाल पर 1018 ईस्वी। जब गजनवी का आक्रमण हुआ तो राज्यपाल ने गजनवी के सामने
आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण। ये बात अच्छी नहीं लगी किसको? चंदेल शासकों। भाई क्यों कम कम बेटा, बेटे के बाप लड़ तो लें तो था पड़ी कौन आवे गजनवीर के आप, नहीं नहीं आप हाँ कोई है एक ही बात है। हम्म। सिलेंडर कर दिया। आत्मसमर्पण जो भी कहा, या फिर आप क्या हुआ, शब्द कुछ दूसरा निकल गया क्या, जो भी है। तो राज्यपाल के सामने ये जो गजनवी है ये जब आक्रमण करता है तो राज्यपाल, कहने का मतलब जब आक्रमण होता है तो ये सामने जाता है और आत्मसमर्पण कर देता है। ये बात किसको अच्छी नहीं लगी? चंदेल शासकों को, क्योंकि धीरे धीरे जो चंदेल शासक हैं, कहां गए, यहां कहीं, यस, चंदेल शासकों का अधिकार हो रहा है धीरे धीरे, कहां पर? कन्नौज पर भी। हालांकि नहीं कर पाएंगे, कन्नौज में 1093 ईस्वी में कौन स्थापित होंगे? घेड़वाल। कौन आ जाएंगे? घेड़वाल। यस। तो आत्मसमर्पण किया इसीलिए चंदेल शासक जिसका नाम है विद्याधर, चंदेल शासक विद्याधर ने राज्यपाल की हत्या कर दी। हत्या कर दी। और त्रिलोचन पाल के समय में भी गजनवी का आक्रमण हुआ। गजनवी का आक्रमण 1019 ईस्वी, बस कंप्लीट। तो प्रतिहारों का अंतिम शासक कौन बना? यशपाल। उतार दीजिए यशपाल। हाँ यशपाल। देखिए, बस अब नोट लगा लीजिए। लिखिए, बस अंतिम शासक कंप्लीट। अब नोट लगाइए और कुछ बातें लिख लेते हैं अन्य। देखिए, अन्य के अंदर सबसे पहला बिंदु लिखिएगा राजधानियां। प्रतिहारों में जो जो राजधानियां बनी हैं, बनाने वाला राजा कौन था? सबसे पहले हमने शाखा पढ़ी है मंडोर। मंडोर को राजधानी बनाने वाला जो राजा है वो कौन है? रजिल। रजिल ना आकर राजिल भी आ जाए तो आप समझ जाना कि एग्जामिनर को पता नहीं है, आपको पता है ये रजिल है, बाकी वो आपको राजी करने के लिए क्या दे देगा? राजिल। दूसरी है मेड़ता, और ये किसने? नागभट्ट प्रथम। उसके बाद में हमने पढ़े हैं भीनमाल। भीनमाल को राजधानी किसने बनाया था? नागभट्ट फर्स्ट। नागभट्ट फर्स्ट ने एक और राजधानी बनाई थी, कौन सी? अवंती या उज्जैन। सॉरी, फर्स्ट। कन्नौज को राजधानी बनाने वाला कौन सा राजा था? नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड। गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर बनाने की जो शैली है, महामारू शैली, इसका समय क्या रहा है? हालांकि नहीं पूछा है, नहीं पूछा है। पूछ लेगा। कौन सी? प्रतिहारों का समय क्या है? 6 से 12वीं है, 7 से 12वीं है, 8 से 12वीं है? 6 से 12वीं। और राजपूत काल? ठीक है, तो ये है महामारू शैली 8वीं से 11वीं। 8वीं से 11वीं शताब्दी।
पूछो राहुल, पूछिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं। प्रमुख गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिरों की बात करेंगे तो बता दो, चार पांच मंदिर बता दो, सुनो, लिख लो इसमें लो। यस, 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 गुड, बहुत शानदार, अति उत्तम। चार बता दिए, ओके बढ़िया। चलिए, प्रमुख मंदिरों में नंबर वन लिख लीजिए, दधिमती माता गोठ मांगलोद नागौर। हर्षद माता आभानेरी और आभानेरी दोसा। ओशिया के मंदिर में हरिहर मंदिर, सूर्य मंदिर, महावीर मंदिर, लिखना नहीं है, केवल बोर्ड पर देखना है। रुक जाओ एक बार, ये सेम एक क्वेश्चन आया था, कौन सा मंदिर प्रतिहारों का नहीं है, चार ऑप्शन थे ये। चार चौमा शिव मंदिर, ये कोटा में कौन सा कालीन है ये गुप्त कालीन है, ये सेम ऐसे ऑप्शन में थे। ये सूर्य मंदिर है, एक आपको नोट करके लिखना है, झालरा पाटन का सूर्य मंदिर किसके द्वारा निर्मित है, ये भी ये नागभट्ट द्वारा है जी। नागभट्ट द्वारा। इसके अलावा ये जयपुर के भवानीपुरा में नकटी माता, और एक अलट द्वारा जगत के अंदर जगत अंबिका माता का मंदिर, ये प्रमुख रूप से है। मतलब देख लो 8वीं से 11वीं शताब्दी में जो भी बने हैं वो, ठीक है। हम्म किस पे डिस्कशन चल रहा है, प्रतिहारों मंदिर पर, कौन सा, कौन से राजा में, यस, कहाँ गया वो, ये आप क्या कह रहे हैं मतलब, बिल्कुल, बिल्कुल वे, अच्छा मंदिर वो गुप्त शासकों द्वारा बनाया गया है ना, इसीलिए माना गया उसे गुप्तकालीन। और आप देखेंगे कि गुप्त वंश का जो समय है ना, वो 8वीं शताब्दी से पहले लगभग समाप्त की ओर है। समुद्रगुप्त का जो टाइमिंग रहा है ना, 335 से लेकर 375, समुद्रगुप्त के काल इतने निर्बल, मतलब इतने शक्तिशाली राजा नहीं हुए, तो कहां 4वीं शताब्दी और कहां 8वीं टू 11वीं, कहां गया ये। यस। और कौन सा है उसके अलावा, बता सकते हैं क्या, और भी कोई मंदिर है। नहीं आ रहा, ना 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 ना, ना। कौन सा कालीन, ना ना, शांतिनाथ, नहीं नहीं नहीं, शांतिनाथ पद्मनाथ वाला है वो नहीं। बूढ़ादीप का सूर्य मंदिर कहां पर है, कोटा में। अच्छा क्वेश्चन है, वन लाइनर आता है ये, लिख लिया। चलिए नेक्स्ट आगे। अब एक लिखिएगा, 960 ईस्वी का एक अभिलेख है अलवर के अंदर, राजौरगढ़ का अभिलेख, ये लिख लिया। देखो,
किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, भंडदेवरा का शिव मंदिर। देखिए, ठीक है। नंबर 3 लिखो। ऐसे पेज नहीं पलटना है ना, ईमानदारी रखनी है। ई ई की जो मात्रा होती है ना, वो ईमानदारी रखनी है ना। पेज नहीं पलटना है किसी को भी। और इन सभी के आंसर आपको बड़ी ईमानदारी से देना है। आगे वाला पेज आप पलट सकते हैं, पीछे वाला नहीं पलटना है आपको, बस। इन पांचों के आंसर आप में से कौन बता सकता है? वही होगा आज का राजा। नहीं नहीं, रानी भी हो सकती है, इस बात नहीं। 3 आते हैं, चलो 4 किसको आते हैं? 4 आते हैं, 5। 5 ही? अरे वाह, शाबाश। बताओ, यहीं से शुरू करो, इधर से। यस, शाबाश। नींव रखने वाला संस्थापक या शासक जिसे माना गया है वो है वत्सराज, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत करने वाला। प्रतिहारों का रियल फाउंडर ये किसके से आता है, एक बार वो बताना, ये इसका आंसर किसे आता है? यस, कौन है? नाग भट्ट फर्स्ट। भीनमाल प्रतिहारों का संस्थापक नाग भट्ट फर्स्ट। मंडोर प्रतिहारों का रजिल। और प्रतिहारों का लिखो, हरिश्चंद्र। शाबाश अनिल कुमार। लिख लिया? लिखना नहीं है ना, केवल बोर्ड पर देखना है आपको। इसमें से ये जो 4 अभिलेख हैं, बुचकला, बाउक, घटियाला और राजौरगढ़, ये हमारे राजस्थान में है, चारों ही। बुचकला अभिलेख का टाइमिंग तो कितना है, 815 ईस्वी। बाउक प्रशस्ति का टाइमिंग है 837 ईस्वी। घटियाला अभिलेख का टाइमिंग है 861 ईस्वी। राजौरगढ़ अभिलेख का टाइमिंग है 960 ईस्वी। 960 ईस्वी। क्वेश्चन पूछेगा आपको, एक तरफ ये अभिलेख,
एक तरफ ये ईस्वी और कहेगा मिलान करो। एक क्वेश्चन, एक तरफ अभिलेख और एक तरफ शासकों के नाम। शासकों के नाम आप लिख दोगे। बुचकला कहां है? जोधपुर में। बाउक प्रशस्ति का दूसरा नाम क्या है? अरे ये तो बाउक तो आई गई नहीं, नाम तो क्या आएगा? मंडोर। बाउक तो राजा है ना, तो क्या आएगा नाम? मंडोर प्रशस्ति। और गटियाला, गटियाला रोहिंस फलोदी जोधपुर, हालांकि वर्तमान फलोदी खुद जिला है। राजौरगढ़ अलवर, ऐसा आ जाएगा। या फिर इन चारों का नाम देकर कहेगा निम्न में से दिए गए अभिलेखों को आरोही और अवरोही क्रम में जमाइए। देखिए मजेदार, क्या पूछा है? चोटियों का तो समझ में आता है आरोही अवरोही, इनका कैसे समझ में आएगा? ऐसा क्वेश्चन आरएसएस बोर्ड ने एक बार 3 प्रजामंडलों के नाम दिए थे, यानी किशनगढ़ था, मेवाड़ था, ऐसा, और कहा था दिए गए प्रजामंडलों को अवरोही क्रम में जमाइए। अब बंदा अवरोही क्रम में कैसे जमाए इसको? समझे? वहां पर सोचते रह जाते प्रजामंडल को अवरोही क्रम में कैसे जमाए, किशनगढ़ 5 अक्षर का ऐसे। वो समय के अकॉर्डिंग जमाना पड़ता है। कैसे जमाओगे? जैसे तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। शासकों की बात करेंगे तो बुचकला अभिलेख किसके समय का है? 815 ईस्वी। 2 मंदिर बुचकला अभिलेख के अनुसार, 2 मंदिर, विष्णु मंदिर और मंदिर। किसने किसने राजा ने? राजा, कोई राजा होगा। नागभट्ट फर्स्ट। कॉपी खोलो, कॉपी को पेज पलटो, नागभट्ट फर्स्ट निकालो। मिला कहीं? नागभट्ट फर्स्ट। बाहुक या मंडोर प्रशस्ति याद रखिएगा किसके समय है? सॉरी, बाहुक के समय। हाँ नागभट्ट सेकंड, सॉरी फर्स्ट तो नहीं है। फर्स्ट का टाइमिंग तो 730 ईस्वी से 60 रहा है ना। नागभट्ट सेकंड वत्सराज का पुत्र। घटियाला अभिलेख 861 किस समय के? तो ककुक। और राजौरगढ़ अभिलेख किस शासक के समय का में है? बाकी यहां शासक से उल्लेखित नाम नहीं मिलता है, बस इतना सा है कि राजौरगढ़ जो अभिलेख है अलवर के अंदर है। कहां पर है? अलवर। तो ये लिख लो आप। एहोल अभिलेख कब का है? 634 ईस्वी का है, ये कर्नाटक का है ये, ठीक है। ये किससे संबंधित है? पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन सेकंड। ये उतार लो एक साथ में थोड़ा सा। और जरूरी नहीं है वो सारे यही दे, इसमें से केवल मंडोर प्रशस्ति उठा लेगा, फिर उठा लेगा उधर से राज प्रशस्ति, इधर से उठा लेगा बीकानेर से राय प्रशस्ति, और इधर से उठा लेगा भेजनाथ प्रशस्ति, कोई भी, और कहेगा मिलान करो। तो बधाई हो, आपके प्रतिहार हुए हैं कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे जो प्रतिहारों के कबीर सामंत थे, उन्होंने दिल्ली तक झंडे गाड़ रखे थे। चौहान। चौहान आपको अच्छा लगेगा, शुरुआत में नहीं लगेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे अच्छा लगेगा। कुछ जाने पहचाने नाम आएंगे ना, तो आपको लगेगा अच्छा हाँ ये तो मेरे साथ ही तो था, मतलब इस हिसाब से लगेगा आपको, अच्छा हाँ ये वही तो था पिछली बार। बिल्कुल देवीलाल, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से दीजिएगा, ठीक है। क्या थे ऑप्शन? तो फिर तो अलवर ही है, कोई अलवर का ही रहा होगा। हाँ। 5 अक्टूबर कौन सा एग्जाम था? ना ना, अलवर में क्या है कि एक शाखा है, कौन सी? कच्छावा की 2 शाखाएं हैं, एक तो है राव शेखावटी, अलवर में है नरू का वंश। अब क्या है कि इतने जो वंश पढ़ते हैं ना, मेवाड़, मारवाड़, प्रतिहार, चौहान, उधर राठौड़, फिर चौहानों में जैसे पढ़ेंगे तो चौहान में हम सारे पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ेंगे? अभी देखो, आप एक डायग्राम बनाता हूं, ये लिख लिया, हेडिंग डालिए चौहान राजवंश। बाकी कुछ बातें जो प्रतिहारों की है वो चौहानों के समय आती रहेगी, क्योंकि चौहान जो है वो प्रतिहारों के क्या है? सामंत हैं। चौहान राजवंश लिख लिया सबने? चलो अब देखो बोर्ड पर, बोर्ड पर देखिएगा, फिर आप बनाइएगा।
हम पढ़ने जा रहे हैं अगला जो वंश है वो है चौहान राजवंश। चौहान राजवंश कौन कौन से कहां कहां के चौहान पढ़ेंगे वो सारे देखो एक बार। चौहान राजवंश की बात करेंगे और सबसे पहले चौहानों के मूल स्थान को हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले जहां के चौहान हैं वो है आपके सांभर के या सपाद लक्ष्य, यहां के चौहान। या एक और नाम लिख देता हूं, आपको अच्छा लगेगा, शाकंभरी के चौहान। मूल रूप से चौहान है यहां पर, ठीक है। चौहानों की एक शाखा इधर से चलेगी जो जाएगी नाडोल, नाडोल के चौहान। ये जो सांबर सपादलक्स या जो शाकंभरी है, ये तो एरिया सांबर झीला पड़ता है ना, ये है जयपुर ग्रामीण वाला। ये नाडोल के चौहान, नाडोल पाली है वर्तमान। नाडोल का प्राचीन नाम क्या है? चला गया वो, नूडल तो चला गया ना हमारा। क्या नाम है? नड्डल। नाडोल का प्राचीन नाम क्या है? नड्डल। तो नाडोल के चौहान एक शाखा इधर चली जाएगी सांबर से, वो होंगे अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान, अजमेर के चौहानों से एक शाखा और आगे चलेगी और वो जाएगी आपके कहां पर? रणथंभौर के चौहान। इन चौहानों में जहां जहां पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होगा ना, वो उसका आक्रमण उस शाखा के लिए अंतिम होगा, फिर वो शाखा समाप्त हो जाएगी। इसी नाडोल से एक शाखा चलेगी जो जाएगी आपके जालोर, वो कहलाएंगे जालोर के सोनगरा चौहान। इसी जालोर से एक शाखा जाएगी शिरोई और वो कहलाएंगे शिरोई के देवड़ा चौहान। शिरोई के देवड़ा चौहान। इधर नाडोल से एक शाखा और जाएगी और वो जाएगी बूंदी और ये कहलाएंगे बूंदी के हाड़ा चौहान। बूंदी से ही एक शाखा और आगे चलेगी और वो कहलाएंगे कोटा के हाड़ा चौहान। वैसे देखो, चौहान जब पढ़े जाते हैं, आज से 2 साल पहले की यदि मैं बात करूं तो चौहान पढ़ाए जाते थे। अर्थात नाम लिखता, क्योंकि देखो सांभर सपादलक्स या जो शाकंभरी है, यहां पर जो फाउंडर है वो तो कौन है? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान द्वारा 551 ईस्वी के अंदर चौहान वंश की स्थापना की जाती। ये नाम लिखाते और आगे चल पड़ते डायरेक्ट कहां? अजमेर। अजमेर के अंदर चौहानों का जो फाउंडर है उसका नाम है अजयराज चौहान। ये पढ़ाया, उसके बाद में डायरेक्ट चलते रणथंभौर और रणथंभौर के अंदर चौहानों का जो फाउंडर है वो कौन है? गोविंदराज चौहान। और फिर आक्रमण और फिर हम ये कह देते चौहान हो गए समाप्त। इधर वाली शाखा कभी नहीं पढ़ाई। पढ़ाते इसीलिए नहीं थे क्योंकि आज से 3 साल पहले आप देखेंगे तो इस शाखा से क्वेश्चन नहीं आते थे। कोई गलती से आ जाता, एक तो आ जाता। अब गलती से सारे इधर से ही आते हैं, उधर पढ़ा भूल गया एग्जामिनर, क्योंकि वो लगातार मतलब आजादी के बाद में वही तो पूछ रहा है ना, उधर से ही तो, इधर से कभी नहीं पूछा। तो नाडोल के चौहानों का जो फाउंडर है उसका नाम क्या है? लक्ष्मण सिंह चौहान। जालोर के सोनगरा चौहानों का जो फाउंडर है वो कौन है? वो है कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान। बूंदी के हाड़ा चौहानों का फाउंडर कौन है? राव लुम्बा। अरे तो बताओ, लुम्बा मैं बता दिया, तुम भी बताओ, लेकिन तो बताओ। हालांकि हम सारे पढ़ेंगे, लेकिन यहां से क्या होता है कि एग्जामिनर अब जो है वो यहां से क्वेश्चन पूछता है इन शाखाओं से। जैसे मैं आपसे पूछूं 2-4 फेंको, फेंको फेंको, पूरे जोर से फेंको सर, पूरी ताकत से फेंको। ऐसा कौन सा चौहान शासक हुआ है जिन्होंने स्वयं की धातु से मूर्ति बनाकर अंतिम संस्कार किया था? हाँ? किसका किसका पूछ लिया क्या? नहीं नहीं, मतलब ऐसे क्वेश्चन एक दो। ये बनाओ और यहां पर लिखो। अच्छा इधर लिख दिया क्या? ये लुम्बा, इधर राव लुम्बा सिरोई का देवड़ा, यहां पर है राव देवा, यहां पर है माधो सिंह। ये लो ये देख रहे हो, माधो सिंह हाड़ा।
ये लिखो पहले। हाँ तो मैं क्वेश्चन की एक क्वेश्चन है और, चौहानों का ऐसा कौन सा राजा है? संतोष आपको नहीं बताना ना? यस। सुना है नाम कभी? ऐसे क्या हुंजा नाम नहीं सुना? सबसे बेहतरीन टी आती है हुंजा टी। ये हुंजा एक घोड़ा है बूंदी के उमेद सिंह का। तो आजकल क्या है कि एग्जामिनर जो है वो इस भाग से अच्छे क्वेश्चन पूछता है, तो सच तो यह है कि हम इसमें एक भी बिंदु नहीं छोड़ेंगे। लिखाया इतना है आपको, ये तो सारे लिखाएंगे लिखाएंगे, कोटा से फिर हम झालावाड़ भी चलेंगे, झालावाड़ के हाड़ा चौहान भी आपको पढ़ाएंगे। तो इतना पढ़ाएंगे आपको। तो हम पियेंगे हुंजा टी। सबसे प्रसिद्ध आती है ना ग्रीन टी, पढ़ा होता। तो ये चौहान राजवंश हम यहाँ यहाँ के पढ़ेंगे सारे के, ठीक है? बिल्कुल टेंशन नहीं ले। सबसे पहले हेडिंग डालो, ये तो पढ़ेंगे हम। इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले चौहान वंश की उत्पत्ति, उनके बारे में क्या क्या कथन है इतिहासकारों की, क्या क्या बातें हैं, और आज हम पढ़ ही लेते हैं एक तो। पढ़ लेना एक दो, ले थोड़ी हो रहे हो, 10 मिनट तो चल जाता है। चले आगे, हेडिंग डालिए चौहान राजवंश की उत्पत्ति या चौहानों की उत्पत्ति के बारे में क्या क्या कथन है। कल पढ़ाएंगे आपको ना, लेकिन लेकिन चौहानों की उत्पत्ति कल पढ़ाएंगे। लेकिन कल आने से पहले एक बार आपको प्रतिहार पढ़ के आने हैं, याद नहीं हो या हो ये दूसरा मैटर होता है। किसका? प्रतिहारों का कल टेस्ट लेना है ना, ठीक है? मतलब तरोताजा है टेस्ट। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है कि नंबर कितना है, वो दूसरा मैटर है, वो तो नंबर चिपका ही होनी, ठीक है? टेंशन नहीं लेना। लेकिन वो होगा क्या कि ताजा ताजा पढ़े ना, तो कम से कम कुछ क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे आराम से, वो बात है, ठीक है? इसीलिए तो प्रतिहार कंप्लीट हो चुके हैं और प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, 1% भी इधर ही, ठीक है? चलिए जाइए, बाकी कल पढ़ेंगे।